वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस का, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे फोटोसिंथेसिस का। फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल देखेंगे लाइट रिएक्शन को अलग से और डार्क रिएक्शन को। तो सबसे पहले बात होती है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अगर आप इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है फोटो और सिंथेसिस। फोटो माने लाइट और सिंथेसिस माने फूड की सिंथेसिस होना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होना। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जब लाइट की वजह से, लाइट की प्रेजेंस में बने तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करके, उसका ब्रेक डाउन करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो कहां से मिलता है? फोटोसिंथेसिस से। तो दिस इज व्हाई फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये पाई जाती है प्लांट्स में, एल्गी में एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, या इनको आप एक दूसरा शब्द भी दे सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब वही हुआ, फोटो मतलब लाइट और ऑटोट्रॉफ्स मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये भी दो प्रकार की होती है। जैसे रिस्पायरेशन में हमने देखा था एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी दो प्रकार की होती है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एंड प्रोडक्ट हो, बनता हो, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता हो। ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट नहीं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता हो। और जिसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता उनको हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये जितने ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एल्गी, प्रोकैरियोट्स, ये आपके ऑक्सीजेनिक उसमें आते हैं फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म में। जबकि दो बैक्टीरिया जो हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये आपके आते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते। जबकि ऑक्सीजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्लांट्स की बात कर लें, चाहे एल्गी की बात कर लें, चाहे इनके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी क्या होते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उनको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कैसा है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, सेम उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसमें इसको आउटर मेम्ब्रेन बोल देंगे और इसको इनर मेम्ब्रेन बोल देंगे। और इसके अंदर पाया जाता है क्वाइंस की तरह, सिक्कों की तरह, इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ग्रैना। और इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसमें दो पार्ट हो सकता है। एक तो ये क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रैना। और जो लिक्विड पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। ये जो ग्रैना है, इसकी जो वॉल है, इस वॉल का नाम है थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ग्रैना की वॉल है, इस वॉल का नाम है, मेम्ब्रेन का नाम है थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन।
आपको दो ही साइटोलॉजी में दो जगह आपको मेम्ब्रेन का नाम देखने को मिलता है। एक तो वैक्यूल के केस में, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और जो ग्रेना है उसकी मेम्ब्रेन का नाम है थाइलाकॉइड। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को समझेंगे हम आगे, हम इसी वीडियो में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए या जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो दो पार्ट में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन का पोर्शन है वो होता है इस ग्रेना में। कहां पे हो रहा है? इस ग्रेना में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है जो लाइट रिएक्शन का पार्ट है। जबकि जो डार्क रिएक्शन है, वो डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। कहां पे होती है? स्ट्रोमा में। तो हम फोटोसिंथेसिस को अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में हो सकती है। पहला रिएक्शन है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है किसमें? ऑक्सीजन में। ठीक है, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया। इसी चूंकि लाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसलिए इसको फोटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं या फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस माने टूटना, तो वाटर का जो टूटना लाइट की वजह से हो रहा है और ये लाइट रिएक्शन में होता है तो इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और इससे रिलीज होता है ऑक्सीजन। ये यानी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। जनरली जो ऑर्गेनिज्म है, मेजर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म है। और ये लाइट रिएक्शन जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? वो हो रहा है आपका ग्रेना में। कहां पे हो रहा है? ग्रेना में। जबकि दूसरा जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, जिसको हम बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन, और ये डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल टूट गया और ये बनाता है एटीपी और बनाता है NADPH। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये इनको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं इनको? एसिमिलेटरी पावर। क्यों बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर? क्योंकि डार्क रिएक्शन जो है जिसका सही नाम होगा कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। डार्क रिएक्शन थोड़ा मिसलीडिंग है, हम इसकी डार्क रिएक्शन में बात करेंगे। तो इस एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करने के लिए या फिक्स करने के लिए। तो ये जो एटीपी और NADPH2 बना है ये यूज हो जाता है किसमें? डार्क रिएक्शन में। और दूसरी चीज जो होती है डार्क रिएक्शन में यूज, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, यानी कार्बोहाइड्रेट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और यहां पे एटीपी NADPH2 जो यूज हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यूज होकर बन जाता है ADP और NADP में, जो कि दोबारा यूज कहां पे हो जाता है? लाइट रिएक्शन में। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस में कि एक ग्रेना में लाइट रिएक्शन हो रहा है और डार्क रिएक्शन जो हो रहा है वो स्ट्रोमा में हो रहा है। लाइट रिएक्शन के दौरान जो मेन प्रोसेस होती है वो वाटर का टूटना होता है, जिसको हम फोटोलिसिस या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे सिंथेसिस होती है ATP और NADPH की, जिसको हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। और ये एसिमिलेटरी पावर डार्क रिएक्शन में यूज होती है। किस लिए यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, और उसको कन्वर्ट किसमें कर देती है? कार्बोहाइड्रेट में। और ये जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन का, ये होता है स्ट्रोमा में। तो इस प्रकार से हम फोटोसिंथेसिस को नेक्स्ट वीडियो में लाइट रिएक्शन को हम अलग से समझेंगे और डार्क रिएक्शन को हम अलग से समझेंगे। अब ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है क्लोरोप्लास्ट में, यहां पे लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले जो पिगमेंट हैं उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या बोलते हैं उनको? हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। और मुख्य रूप से 3 प्रकार के पिगमेंट हैं। सबसे पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स, और आपका तीसरा है फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल में भी कई प्रकार हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D और E। उसमें से क्लोरोफिल A जो है वो यूनिवर्सल है। क्लोरोफिल A क्या है? यूनिवर्सल, यानी वो प्लांट्स में भी पाया जाएगा, एल्गी में भी मिलेगा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी मिलेगा। तो ये जो क्लोरोफिल A है ये यूनिवर्सल है। और ये क्लोरोफिल A, कैरोटीनॉइड्स जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से आपका कैरोटीन और दूसरा है आपका जैंथोफिल। कैरोटीन और जैंथोफिल। फाइकोबिली प्रोटीन के आधार पर ये भी जनरली मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन, ये ब्लू कलर का होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको मिलेगा। और दूसरी तरफ होता है आपका फाइकोइरिथ्रिन, ये आपको रेड एल्गी में मिलता है।
ठीक है, रेड एल्गी में मिलता है। तो जो फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन CO लगा दीजिए बीच में, जो फाइकोसाइनिन है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का पिगमेंट है, जबकि फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन से ही पता चल रहा है आपको पता चल रहा होगा कि ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। दोनों ही पाए जाते हैं रेड, ब्लू और रेड में, लेकिन फाइकोसाइनिन ब्लू कलर आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कलर आता है फाइकोसाइनिन की वजह से, रेड एल्गी का जो रेड कलर आता है फाइको इरिथ्रिन की वजह से आता है। इसी प्रकार से कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये कैरोटीन और जेंथोफिल हैं, ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जनरली लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और ग्रीन पिगमेंट की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और ग्रीन स्पेक्ट्रम की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि जो क्लोरोफिल होता है ये जनरली ब्लू और रेड जो है नैनोमीटर की जो लाइट्स हैं या उन रेंज की लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। अब ये तो हो गया पिगमेंट्स की बात कर ली हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया फोटोसिंथेसिस का। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से पिगमेंट सिस्टम आया, किस तरह से इमर्सन साहब ने और उनके कलीग्स ने दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम डिस्कवर किए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट सिस्टम से पहले हम जरा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को देख लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने देखा डार्क रिएक्शन में फिक्स होती है, वाटर मॉलिक्यूल जो कि लाइट रिएक्शन में टूटता है, तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं C6H12O6 + 6O2। यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमको लाइट की और क्लोरोफिल की मुख्य रूप से। आप देखेंगे तो ये रिएक्शन जब हम लोगों ने रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन देखा था उसका जस्ट अपोजिट है। पहले यही रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की मानी जाती थी, लेकिन आज हम जानते हैं ये गलत है ये रिएक्शन। क्यों? क्योंकि 1930 में वान नील साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसी से टूटकर ऑक्सीजन निकलता है, जबकि इससे पहले सोचा जाता था कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। ठीक है, तो जब उन्होंने ये बात बोली कि वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलता है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकल सकता। इसी बात को प्रूफ किया क्लोरेला एल्गी पे एक्सपेरिमेंट करके 1941 में 2 साइंटिस्ट थे, रूबेन साहब और कामेन साहब ने। उन्होंने ये बोला, इस रिएक्शन को फिर इंप्रूव किया और उन्होंने बोला इसको कि जो फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल रिएक्शन होगी वो ये होगी, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में। यहां पे आप देखिए ये जो 12 मॉलिक्यूल है वाटर का, ये लाइट रिएक्शन में टूटकर बनाता है 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो ये होनी चाहिए, 6CO2 + 12H2O और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा और +6H2O भी रिलीज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करेक्ट रिएक्शन है आपकी फोटोसिंथेसिस की। तो कभी भी इस रिएक्शन को आप फॉलो नहीं करेंगे, आप इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस में नहीं लिखेंगे, आप इस रिएक्शन को ही फॉलो करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। 6CO2 12H2O लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो ये है एक्चुअल आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब हम बात करना चाह रहे हैं पिगमेंट सिस्टम की। पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया इमर्सन साहब ने। इमर्सन साहब ने ये देखा, ये पाया कि जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया क्लोरेला एल्गी पे, ग्रीन एल्गी है, उन्होंने इस एल्गी को 680 नैनोमीटर की लाइट दी। क्या किया इन्होंने, एल्गी को 680 नैनोमीटर की लाइट दी, जो किसमें आती है, रेड रीजन में। किसमें आती है, रेड रीजन में आती है। ठीक है, जब इन्होंने इस एल्गी को लगातार 680 नैनोमीटर की लाइट दी तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। फोटोसिंथेसिस का रेट था, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया। तो इन्होंने इस फिनोमिना को नाम दिया रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया उन्होंने, इमर्सन साहब ने, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या फिनोमिना एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि जब 680 नैनोमीटर जो कि मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ की लाइट है जो कि रेड रीजन में आती है, जब उसको लगातार उन्होंने क्लोरेला को दिया तो उन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो डिक्रीज हो गया, तो उन्होंने उसको नाम दिया रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इमर्सन साहब और उनके कलीग ने क्या किया, 680 नैनोमीटर और प्लस मोर देन 680 नैनोमीटर यानी कि फार रेड लाइट। ये किस में आ जाएगा, फार रेड लाइट।
जब इन दोनों लाइट को मिला के एल्गी को प्रोवाइड किया तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो बढ़ गया। और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया, एक तो इमर्सन साहब ने चूंकि किया था तो उनके नाम से इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। क्या नाम दिया गया इसको? इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि एक तो इमर्सन साहब ने किया था, रॉबर्ट इमर्सन साहब ने इस एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने दो लाइट यूज की, एक तो 680 नैनोमीटर की लाइट यूज की और दूसरा 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट यूज की, यानी फार रेड लाइट यूज की। तो उन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो गया, तो उन्होंने इसका नाम दिया इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे ये सवाल उठा कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने दो अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की लाइट दी तो उससे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं या फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम कह लीजिए या फोटो सिस्टम। एक पिगमेंट सिस्टम वो था जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता था, यानी रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता था, और दूसरा जो पिगमेंट सिस्टम था वो 680 से ज्यादा की लाइट को एब्जॉर्ब करता था, 690 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता था। तो इस प्रकार से पहली बार दो पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। तो अब हम लोग देखते हैं पिगमेंट सिस्टम क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम को समझते हैं। पिगमेंट सिस्टम या आप इसको बोल सकते हैं फोटो सिस्टम। दो प्रकार के हुए, हमने देख लिया इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के द्वारा कि दो प्रकार के, एक को इन्होंने नाम दे दिया PS1 यानी पिगमेंट सिस्टम 1। ये जो पिगमेंट सिस्टम 1 है ये क्या करता है, ये P700 पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया P700। जबकि दूसरी तरफ जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है उसका P680, यानी यहां पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो कितनी नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता होगा? 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, पाए जाते हैं प्लांट्स में या किसी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। ये जो पिगमेंट सिस्टम है इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होंगे? देखिएगा जरा ध्यान से, इसको समझिएगा। दो पार्ट होंगे, एक तो होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। दूसरा जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स या इसको LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होगा, दो पार्ट होंगे इसके, और एक होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स या इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। होता क्या है, अगर हम इसका डायग्राम देखें, एक टेंटेटिव डायग्राम, तो कुछ इस प्रकार का आप समझ सकते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या आप इसको बोल सकते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये लाइट जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है उन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने नेबर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह के एनर्जी ट्रांसफर को बोलते हैं रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अपने बगल वाले अपने नेबर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, और फाइनली ये सारी एनर्जी जो है वो जाके इकट्ठी होती है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर या रिएक्शन सेंटर, सारी जो एनर्जी है वो इकट्ठी हो जाएगी। अगर पिगमेंट सिस्टम 1 है तो ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, और अगर पिगमेंट सिस्टम सेकंड है तो कितने की? 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। इसलिए इसका नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि एक्चुअली जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं लाइट रिएक्शन में वो यहीं पे होते हैं, रिएक्शन सेंटर पे। एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अपने नेबर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं रिजोनेंस
एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा, और फाइनली सारी एनर्जी को ला के इकट्ठा कर देते हैं कहाँ पे, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर पे। और वो ये वही जगह है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर जहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम बने जो कि होंगे PS1 और PS2। PS1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको P700 बोल देते हैं। और P6 जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है वो लगभग 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको P680 बोल देते हैं। तो इस प्रकार से दो पिगमेंट सिस्टम का रोल हमें पता चला किसमें, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। अब इस चीज को आगे समझने के लिए हम फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में देखते हैं, लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। जो लाइट रिएक्शन है, जैसा कि पहले ही हमने बात कर ली थी, ये कहां पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। चूंकि लाइट रिएक्शन है, नाम से ही लग रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। और चूंकि थाइलाक्वाइड में, ग्रेना में भी कहां होती है ये, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। मैंने बताया ना मेम्ब्रेन का नाम क्या है, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, नाम याद रखिएगा, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। इसीलिए कुछ लोग इस लाइट रिएक्शन को थाइलाक्वाइड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अब इस लाइट रिएक्शन में एक तो वाटर, दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं, एक तो वाटर मॉलिक्यूल का टूटना और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, यानी ATP एंड NADPH2। तो जो ये ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका यूज होता है कहां पे, डार्क रिएक्शन में। क्या करने के लिए यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। इसीलिए डार्क रिएक्शन का जो एक्चुअल नाम है वो है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। डार्क रिएक्शन से ऐसा नहीं समझिएगा कि ये रिएक्शन डार्क में होता है, ये रिएक्शन लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी हो सकता है, बस ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है। तो हम इसको डार्क रिएक्शन जरूर बोलते हैं, लेकिन ये लाइट में भी हो सकता है और डार्क में भी हो सकता है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और चूंकि स्ट्रोमा में होता है इसलिए इसको स्ट्रोमा रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका मेन नाम है वो नाम है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में डार्क रिएक्शन में, या जो हमारा कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन है उसमें। वहां पे हम देखेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल और CM साइकिल के द्वारा किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक आइडिया है, उसको आपने इस लेक्चर में समझ लिया होगा। और अगर कहीं कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें, आप लोग मैसेज करें, और अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।